तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। अतीक और अशरफ के शूटआउट की जांच पुलिस कर रही है। आज एसआईटी की टीम और दूसरी जो जुडिशियल टीम है वो मौके पर पहुंची उस कॉलविन हॉस्पिटल के बाहर। तीनों लड़कों का किससे संबंध है वो सारी जाँच भी हो रही है। तो वो सारी चीज़ें जब कुछ बड़ी खबर आएगी इसमें और कुछ नया ब्रेकिंग होगा आपको ज़रूर बताऊँगा। आज अपने पुराने ढर्रे पर जो कहानी है उस पर लौटते हैं। आज की कहानी आपको दो शम्स सुनाएंगे, एक आज वाला शम्स और एक 4 साल पुराना वाला शम्स। बहुत सारे आप लोगों के एक मेल आए थे एक स्टोरी को लेकर, शाकिरा खलीली की स्टोरी, जिसको नाम दिया था मैंने बहुत पहले डांसिंग ऑन ग्रेव। तो वो स्टोरी फिर क्राइम तक की लिस्ट से गायब हो गई। मैंने कहा था कुछ वजह है, आज मैं उस वजह का आपको खुलासा भी करता हूं। और वही कहानी आज आप सुनेंगे पूरी। एक राजकुमारी का कत्ल के बाद कई साल तक उसकी लाश संगमरमर के नीचे दफन, और उस संगमरमर के ऊपर हर शाम पार्टी, और कातिल उसके ऊपर थिरकता था। इस कहानी को सुनाऊं उससे पहले आपको एक ट्रेलर दिखाना चाहता हूं। तो ये टीजर या ट्रेलर जो भी कहिए, पहले इसको देखिए। Cruel man, schemed. He once told me the only language anybody knows is money. Partying and dancing in the discos and having, apparently the maid says, parties on her grave. He's an animal, he's not a man. तो आपने देखा और समझ गए होंगे अब बात। डांसिंग ऑन ग्रेव प्राइम वीडियो पर कल यानी 21 अप्रैल को ये रिलीज़ हो रहा है। 4 एपिसोड हैं और इसमें मैं आपको दिखूंगा, अपनी बातें भी रखूंगा, बताऊंगा, और अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनी है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी देखें प्राइम वीडियो पर, और देखने के बाद अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो ये वो कहानी है जो मैंने शुरू में कहा, एक राजकुमारी की और उसके कत्ल की बहुत ही मिस्टीरियस कहानी। मैसूर घराने की एक राजकुमारी थी, वो दीवान की बेटी, और एक बाबा, इनके रिश्ते, शादी। और ये जो मैसूर घराने की राजकुमारी थी, इनके हस्बैंड जो वो IFS इंडियन फॉरेन सर्विस में ऑस्ट्रिया में एम्बेसडर है इंडिया के। तो एक अजीब कत्ल की साजिश और इसका खुलासा। और ये वो केस है जो इस देश में पहली बार जिसकी वीडियोग्राफी हुई थी क्राइम सीन की। ये वो केस है जिसके DNA हुए, तो उस ज़माने में DNA नहीं हुआ करता था। तो पूरी कहानी बहुत ही रहस्यमयी है। कल आप प्राइम वीडियो पे देखेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ उससे पहले ये कहानी, आज आपको ये कहानी थी क्या, ये आप ज़रूर सुनिए। लेकिन इस कहानी को सुनाने के लिए आज के शम्स यानी मुझे यहाँ से भी हटना पड़ेगा और 4 साल पुराने वाले शम्स को लाना पड़ेगा ताकि वही सुनाए। और मैं भी आज देखना चाहता हूँ कि आज में और 4 साल के पुराने शम्स में अब कितना फ़र्क आया, बोलने में, कहानी सुनाने के अंदाज में, तरीके में। और आप लोग भी जज कीजिए और देखिए और बताइए कि क्या तजुर्बे के साथ साथ चीज़ें अच्छी हुई हैं या फिर बुरी हुई हैं, तो वो भी जानना चाहूँगा। तो शाकिरा खलीली यानी कि डांसिंग ऑन द ग्रेव की कहानी पेश है, सुनिए। इस कहानी के बारे में सोचता हूँ और इस कहानी का अचानक आज ख्याल आया कि आपको मैं सुनाऊँ। और पहले से कोई प्लान नहीं था, पर मुझे लगा कि इस कहानी में इतने पेचोखम है, इतनी उलझी हुई कहानी थी, इतनी मिस्ट्री थी इसमें कि किसी को भी चौंका दे और दहला भी दे। अगर इस कहानी को मैं 2-3 लाइन में आपसे कहूँ कि कोई एक ऐसा आशिक जो अपनी मोहब्बत का गला अपनी हाथ से घोटे, वो भी पूरा नहीं, अधूरा, फिर उसे एक ताबूत में बंद करे, ताबूत के ऊपर से लॉक कर दे, उस ताबूत को ज़मीन के अंदर दफना दे, जिंदा तब तक थी वो, और फिर उसके ऊपर मार्बल का फ्लोर तैयार करे, बहुत खूबसूरत इटालियन मार्बल, और फिर 3 साल तक उस ताबूत के ऊपर जो फ्लोर है, हर शाम वो एक पार्टी रखे, अपने दोस्तों को बुलाए, लड़कियों को बुलाए, और उनके साथ
वहाँ डांस करे, गाना बजे और वो थिरके, और जिस जगह पे थिरके उसके नीचे किसी की लाश हो। इसीलिए किसी ने इस कहानी का नाम दिया था डांस ऑन द ग्रेवयार्ड, कब्र के ऊपर डांस। बात ये 1991 की है जब शुरुआत हुई थी। अप्रैल का महीना था। एक शाकरे खलीली नमाजी, ये पूरा नाम है, बहुत ही खूबसूरत मैसूर राजघराने की दीवान की बेटी शाकरे खलीली नमाजी 1991 में अचानक गायब हो जाती हैं। मई के महीने में शाकरे खलीली की 4 बेटियां थीं, 3 उनसे अलग रहती थी, एक साथ। जो साथ रहती थी वो थी सबा खलीली। मुंबई में मॉडलिंग की कोशिश कर रही थी, कुछ छोटे मोटे मॉडलिंग के असाइनमेंट मिले थे, वो भी बहुत खूबसूरत। अब ये जो 4 बेटी थी, इससे पहले कि मैं 91 की कहानी आऊँ, उससे पहले 85 में आता हूँ। 85 में शाकरे खलीली की शादी अकबर खलीली 1985 में उनके साथ होती है। IAS अफसर थे अकबर खलीली। ऑस्ट्रेलिया में इंडिया के हाई कमिश्नर भी रहे। तो शाकरे खलीली और अकबर खलीली की शादी हुई 1985 में। उसके बाद इनकी 4 बेटियां हुई। पूरा फैमिली खुश ठीक ठाक रह रहा था, लेकिन शाकरे खलीली को एक चीज का अफसोस था कि उनको कोई बेटा नहीं है। तो उस बेटे को लेकर कई बार परिवार में झगड़ा भी चल रहा था, सब कुछ हो रहा था। इसी दौरान 1991 में शाकरे खलीली दिल्ली आती हैं। दिल्ली में एक यूपी के शाही फैमिली का घर था, राजशाही फैमिली का पुराने। तो उनके घर में कोई शादी थी, वहाँ पे वो आती हैं। तो जब वो शादी में आती हैं तो यहाँ उनकी मुलाकात एक शख्स से होती है, स्वामी श्रद्धानंद उसका नाम था। उससे पहले उसका नाम था मुरली मनोहर मिश्र। ये मध्य प्रदेश सागर का रहने वाला था और दिल्ली में जो यूपी का शाही परिवार था उसके घर में ये नौकर हुआ करता था। लेकिन नौकर होने के साथ इसकी एक और खासियत थी, ये टैक्स के मामले में और प्रॉपर्टी के मामले में बहुत तिकड़मबाज हुआ करता था। लोगों के काम भी कराता था, उस शाही परिवार के भी कई काम कराता था। और ये थोड़ा सा अपने आप को तंत्र मंत्र और इस तरीके की चीज़ों का भी जानकार बताता था। तो 91 में जब शाकरे खलीली नमाजी दिल्ली आती हैं तो फैमिली के साथ रुकती हैं और वहीं उनकी मुलाकात पहली बार इस मुरली मनोहर मिश्र उर्फ स्वामी श्रद्धानंद से होती है, जो MP के सागर का रहने वाला है। तो जब मुलाकात होती है तो उस दौरान में, शादी के दौरान ही मुरली मनोहर को पता चलता है कि शाकरे खलीली की 4 बेटी हैं और उनको एक बेटा चाहिए। तो ये उन्हें अपने जाल में फंसाता है। शाकरे खलीली बहुत खूबसूरत थी। जाल में फंसा के ये कहता है कि उनको बेटा हो जाएगा, उसके पास इसका उपाय है। बेटे की लालच में शाकरे खलीली नमाजी जो हैं वो इस मुरली स्वामी श्रद्धानंद के चंगुल में फंस। इसके बाद दोनों के बीच एक रिलेशनशिप हो जाती है, दोनों में प्यार हो जाता है। लेकिन यहाँ अलग अलग वजह थी। शाकरे खलीली को एक बेटा चाहिए था और उसे लगा कि स्वामी श्रद्धानंद उसकी ये मुराद पूरी करेगा। और स्वामी श्रद्धानंद को मालूम था कि ये मैसूर राजघराने की दीवान की बेटी है और अरबपति है। तो उसकी नज़र शाकरे खलीली की दौलत पर थी। तो इसने उस दौलत को पाने के लिए ये मोहब्बत का नाटक किया। यहाँ तक बात ठीक थी। उसके बाद वो वापस मुंबई लौट जाती हैं। तब ये मुंबई में रहती थी शाकरे खलीली। और मुंबई लौटने के बाद एक दिन अचानक घर वालों को पता चलता है कि शाकरे खलीली ने स्वामी श्रद्धानंद मिश्र से शादी कर ली। अब ये बात एकदम बम की तरह फूटता है परिवार पर, इसलिए कि तब तक शाकरे खलीली की उम्र करीब 48 साल हो चुकी थी। 48 साल की थी और उनकी 4 बेटियां थीं। अब 4 बेटी की माँ 48 साल की उम्र में दूसरी शादी करती हैं और अकबर खलीली को तलाक दे देती हैं, जो पहले पति थे IAS अफसर। तो इस शादी की खबर सुन के परिवार जो है वो बहुत बुरा मानता है। और जो 3 बेटी थी शाकरे खलीली की, वो अपनी माँ को छोड़ देती है, अपने बाप के साथ रहती हैं अकबर खलीली की। जो सबसे छोटी बेटी थी सबा, वो अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ती, वो शाकरे खलीली के साथ ही रहती है। शाकरे खलीली शादी करने के बाद बेंगलोर चली जाती। बेंगलोर में उनकी अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, हवेली थी। तो वो बेंगलोर में जाके रहने लगती हैं।
स्वामी श्रद्धानंद के साथ, जो कि मुरली मनोहर मिश्र था। अब वहां पे जब जाती हैं तो सबा इनके साथ थी कुछ दिन। उसके बाद सबा भी बहुत खूबसूरत थी, उसे मुंबई में मॉडलिंग करने का शौक था। वो मुंबई चली जाती है, वहाँ मॉडलिंग करती है, लेकिन वो लगातार फ़ोन पे टच में थी अपनी माँ के। और कभी कभी हफ्ता महीने में वो बेंगलोर भी आती, 1-2 दिन रहती, फिर चले जाती। और ना भी आती तो वो फ़ोन से लगातार दोनों माँ बेटी बात करती। और बाकी परिवार के सारे लोगों ने शाकरा खलीली से अपना रिश्ता तोड़ लिया। 91 में शादी के बाद अचानक, जो मैंने आपको बताया कि एक दिन शाकरा खलीली गायब हो जाती है। अब वो कब गायब हुई एग्जैक्ट डेट किसी को पता नहीं था, इसलिए कि सबा ने जब मुंबई से फ़ोन करना शुरू किया तो शाकरा खलीली ने फ़ोन नहीं उठाया, और घर का लैंडलाइन बजता था। या कई बार स्वामी श्रद्धानंद फ़ोन उठाता और कहता कि वो कभी हैदराबाद गई, कभी कहीं गई हैं, कभी विदेश गई हैं, तो इस तरीके से टालता रहा। तो मई के महीने से ये सिलसिला शुरू हुआ कि शाकरा खलीली का किसी से फ़ोन पे बात नहीं हो रहा, मतलब अपनी बेटी से। इसके बाद करीब 9 महीना गुजर जाता है। 9 महीने तक स्वामी श्रद्धानंद सबा खलीली को लगातार टालता रहता है कि यहाँ है, वहाँ है, वहाँ। जो आखिरी उसने जब इसने फोर्स किया सबा ने कि 9 महीने हो गए, मेरी माँ का कुछ सुराग नहीं मिल रहा, कोई पता नहीं मिल रहा, तो मैं पुलिस के पास जाऊँगी। तो वो कहता है कि नहीं, तुम्हारी माँ जो है वो प्रेग्नेंट है और यूएस गई हैं डिलीवरी कराने के लिए। यूएस में, अमेरिका में एक रूजवेल्ट अस्पताल है न्यूयॉर्क में, वहाँ पे। तो सबा पढ़ी लिखी होशियार थी, उसने फ़ौरन ढूंढा और यूएस में न्यूयॉर्क का रूजवेल्ट अस्पताल का नंबर लिया। वहाँ उसने फ़ोन किया, उसने बोला कि ये पेशेंट हैं शाकरा खलीली नवाजी के नाम की, मुझे बात करनी है। तो हॉस्पिटल ने पूरा रिकॉर्ड चेक करके बताया कि यहाँ पे इस नाम की कोई पेशेंट है ही नहीं। जब हॉस्पिटल से ये सुराग मिला तो फिर उसने स्वामी श्रद्धानंद को वापस फ़ोन किया कि वहाँ तो गई नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। तो स्वामी श्रद्धानंद ने फिर कुछ और झूठ बोलना शुरू किया, तो उसे शक हो गया। तब गुमशुदगी के 9 महीने के बाद जून 1992 में सबा खलीली बेंगलोर पहुंचती है। और बेंगलोर में जो इनका घर था वो अशोक नगर इलाके में आता है, पॉश एरिया है। तो अशोक नगर पुलिस स्टेशन में जाके अपनी माँ की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देती है और कहती है कि मेरी माँ ऐसे ऐसे, लास्ट मेरी बात जो हुई थी वो मई में हुई थी 1991 में, उसके बाद से कुछ नहीं। और जो मुझे डाउट है जिसके ऊपर, जो मेरी माँ को गायब करने के पीछे, वो स्वामी श्रद्धानंद उसका पति है जिसने उससे शादी की थी। इसके बाद पुलिस तलाश करती है, पूछताछ करती है, पर कोई सुराग नहीं मिलता। स्वामी श्रद्धानंद से पूछताछ करती है, स्वामी श्रद्धानंद यही सब कहानी सुनाता है, फिर बताता है कि वो यहाँ चलेगी, वहाँ चलेगी। तो बेंगलोर की जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो पूछताछ करती रहती है, सब कुछ लगी रहती है, लेकिन इनकी माँ का पता नहीं चलता। और जब नहीं चलता तो वक्त बीतता जाता है। अब पुलिस पे ऊपर प्रेशर भी है। स्वामी श्रद्धानंद उधर चुके एक तरह का बाबा बन गया था, तंत्र मंत्र करता ही था। तो बेंगलोर में भी उसकी अच्छी खासी धाक जम गई थी, तो पुलिस में भी उसकी अच्छी जान पहचान थी। तो पुलिस वाले भी फिर उसका ज़्यादा कुछ उन्होंने किया नहीं और ढूंढते रहे। और उसका बेंगलोर सेंट्रल क्राइम ब्रांच की जो टीम थी वो लगभग उम्मीद छोड़ दी। उसने कहा कि अब करीब 1 साल बीत चुके हैं, 1 साल के बाद क्या मिलेगा। पर सबा खलीली भी कोशिश करती रहती कि उसकी माँ का कुछ मिले, नहीं मिलता है। 91 में मई में गायब हुई, 92 के जून में रिपोर्ट लिखाया गया गुमशुदगी के। उसके बाद 92 गुजर जाता है, 93 गुजर जाता है, 94 आ जाता है। 3 साल पूरे गुजर चुके थे और 94 में अप्रैल का महीना आ जाता है। बेंगलोर क्राइम ब्रांच की टीम लगभग अपनी फाइनल क्लोजिंग रिपोर्ट दे रही थी कि हमने सारी इन्वेस्टिगेशन कर लिया, स्वामी श्रद्धानंद को भी क्लीन चिट दे दिया और शाकरा खलीली का कोई पता नहीं है, कोई सुराग नहीं है, और केस को अब क्लोज करते हैं, या तो फिर कुछ चमत्कार हो तो मिल जाए। अब ये केस क्लोज होने जा रहा था, चमत्कार देखिए कि क्या होता है। और ये एक बेंगलोर पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि कुछ पता नहीं है, हो सकता है चमत्कार होगा तो मिल जाएगा, और चमत्कार हो जाता है। 30 अप्रैल 1994 को
पुलिस लगभग केस क्लोज करने वाली थी और 29 अप्रैल को, मतलब 30 अप्रैल तक इनको देना था एक रिपोर्ट अपना बनाकर, और 29 अप्रैल 1994 की रात को क्राइम ब्रांच का, जिसके पास ये पूरा मामला था, उसके एक कांस्टेबल का दोस्त था, दूसरा कांस्टेबल जो क्राइम ब्रांच में नहीं था, बेंगलोर पुलिस में था, कर्नाटक पुलिस में था, वो एक शराब के ठेके के बाहर ड्यूटी दे रहा था और वहां पे कुछ लोग खड़े होकर शराब पी रहे थे। तो उनमें एक बंदा था, वो भी शराब पी रहा था। शराब पीते पीते कुछ लोग बात कर रहे थे वहां पे पुलिस के बारे में, क्राइम के बारे में। तो वो कुछ ज़्यादा ही नशे में था वो शख्स। उसने अचानक बोला कि ये पुलिस क्या होती है, कुछ नहीं होती है। अब देखो हमारे साहब को 3 साल हो गए, हमारे साहब ने एक मर्डर किया, आज तक पुलिस साहब को पकड़ना छोड़ो, लाश भी नहीं ढूंढ पाई है। अब जब ये कांस्टेबल के कान तक बात पहुंची तो कांस्टेबल का कान खड़ा हो गया, वो गया उसके पास। अच्छा, वो पुलिस वाला भी घाघ, उसने ये शो नहीं किया और सादी वर्दी में था कि वो पुलिस वाला है, तो उसने भी उसको थोड़ा और भड़काया, चढ़ाया उसको। वो वैसी शराब के नशे में, उसने यार क्या बात करा, लंबी लंबी छोड़ो, ये सब है उसमें, कैसे केस क्रैक हुआ था। तो बोला, तुमको क्या पता, तुम नहीं जानते। उसने कहा कभी शाकरा खलीली नवाजी का नाम सुना है? अब जैसे उसने ये नाम सुना, चूँकि वो बेंगलोर पुलिस में लगभग ज़्यादातर पुलिस वालों को भी, वो बेंगलोर से ही लाश मिसिंग थी, तो थाने में भी ये रिपोर्ट गई थी, फ़ोटो गया था। और वो चूँकि क्राइम ब्रांच का कांस्टेबल इसका दोस्त था, इसलिए इस केस से वो बहुत ज़्यादा उसको जानकारी थी। तो कहता हाँ नाम नहीं, वो कहता है कि नाम नहीं सुना, कौन थी ये, नहीं जानते। तो बोला तू नहीं जानता, इतनी बड़ी वो दीवान की बेटी थी और हमारे साहब ने उसको मार के और घर में ही दफना दिया, और वो भी ताबूत में। और वो ताबूत मैं खरीद के लाया था। अब जब ये बोलता कहता तू छोड़ रहा है। उसने कहा कि आज भी वो दुकान है, वो एक दुकान का नाम लेता, बहुत फेमस दुकान था कारपेंटर का, कहता वहाँ से लिया था। तब तक इसको समझ में यकीन आ जाता है कि हाँ ये सही कह रहा है। तो ये उसी वक्त उसके बाद पुलिस वालों को इतला देता है और उसको उसी शराब पीते हुए रात को उठाया जाता है और थाने ले जाया जाता है। उसका जब उससे पूछताछ होती है, जब उसका नशा गुल हो जाता है, तो पता चलता है कि वो स्वामी श्रद्धानंद का नौकर था और उसके घर में काम किया करता था। अब उसने करीब 1-2 साल से काम छोड़ दिया था। उसके बाद वो पुलिस को जब कहानी सुनाता है तो पुलिस सबसे पहले काम ये करती है कि उस दुकान में जाती है जहां से इसने कहा था कि वो ताबूत में खरीद कर लाया था। अब जब वो उस दुकान तक पहुंचती है पुलिस, तो उस दुकानदार से पूछती है, अच्छा वो ताबूत जो था वो एकदम आदम का ताबूत था, मतलब जिसमें आप डेड बॉडी रखते हैं, लाश रखते हैं। तो वो जो दुकान जहाँ से लिया था, उस दुकानदार से जब पूछा तो उसने कहा कि हाँ 3 साल पहले एक ऐसा ख़ास ताबूत मेरी दुकान से ले गया था। फिर वो अपना डायरी वारी पलट के बताता है, नाम ये था। और उसने कहा कि वो जो स्वामी श्रद्धानंद आया था, उसने एक लाइन कहा था कि मेरे पास एक एंटिक वैल्यू की आदम कद मूर्ति है, जितने इंसान की हाइट होती, तो वो एंटिक वैल्यू की एक मूर्ति है, उस मूर्ति को मुझे उस ताबूत में रखना है, तो मुझे ऐसा ताबूत चाहिए, ताबूत भी एंटिक हो। तो उसने जो बहुत ही एंटिक ताबूत उसको दी और वो 3 साल पहले ले गया। जब ये बात चली तो फिर पुलिस को यकीन हो गया, और ये 29 अप्रैल की रात की बात थी। 30 अप्रैल की सुबह ताबूत की दुकान में जाकर पुलिस ने कंफर्म किया, उस दुकानदार ने पूरी चीज़ बता दी। अब फिर पुलिस ने कड़ियाँ जोड़नी शुरू की। उसके दोपहर होते होते स्वामी श्रद्धानंद के घर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंचती है। उसके बाद स्वामी श्रद्धानंद से पूछताछ होती है, नौकर को सामने लाया जाता है। जैसे ही नौकर को स्वामी श्रद्धानंद देखता है, वैसे ही उसकी हालत ख़राब हो जाती है। फिर स्वामी श्रद्धानंद से जो पुलिसिया स्टाइल में पूछताछ हुई, पहले तो वो मना करता रहा, घाट था, और उसने पुलिस वाले को डराया, धमकाया भी कि मेरी पहुंच ये है वो है, क्योंकि बाबा था वो। तो लेकिन जब पुलिस ने अपनी सख्ती दिखाई, चूंकि सबूत सामने था, थोड़ी देर के बाद फिर स्वामी श्रद्धानंद खुल जाता है। उसके बाद वो कहानी सुनाता है पुलिस को। अब वो कहानी ये थी कि जब दिल्ली में 1991 में ये पहली बार मिली थी शाकरा खलीली इससे, तो इसे पता था, उससे मिलाया गया था कि ये मैसूर
राजघराने की दीवान की बेटी हैं, इनके मैसूर में, बेंगलोर में, मुंबई में बहुत सारी प्रॉपर्टी है और करोड़ों अरबों रुपए की मालकिन है। तभी से उसने कि इनके पैसे हड़पने, उसने उससे शादी का प्लान बनाया। फिर शादी के बाद थोड़े दिन तक ठीक चलता रहा, लेकिन शादी के बाद शाकरे खलीली की 3 बेटी उससे नाराज़ थी, अलग रहती थी, लेकिन ये हमेशा जो अपनी सारी प्रॉपर्टी या पैसे थे वो बराबर बराबर अपनी बेटियों को भेजती थी। सबा छोटी बेटी साथ रहती थी तो वो साथ दे देती थी, और इसकी जितनी प्रॉपर्टी थी, फिर इसने धीरे धीरे शादी के बाद शाकरे खलीली को थोड़ा समझ में आने लगा स्वामी श्रद्धानंद के लालच के बारे में, तो उसने अपनी प्रॉपर्टी धीरे धीरे करके अपनी बेटियों के नाम करना शुरू कर दिया। अब जब ये नाम करना शुरू किया तो स्वामी श्रद्धानंद को ये हुआ कि उसका अपना साजिश फेल होते हुए नजर आ। उसने लगा कि अगर सारी प्रॉपर्टी ये बेटियों को दे देगी तो फिर मेरे हिस्से में क्या आएगा। तो उसने उसको इस बात पे लड़ाई भी होती, तो उसने कई बार मना भी किया इस स्वामी श्रद्धानंद ने, तो मेरे नाम कर दो। शाकरा खलीली तैयार नहीं हुई। तो जब वो तैयार नहीं हुई तब उसे लगा कि अगर थोड़ा वक्त और रही तो ये सारी प्रॉपर्टी जो अपनी बेटियों को दे देगी तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। तो उसने कहा कि ये प्रॉपर्टी इससे पहले कि जो बाकी बची खुची दे, शाकरा खलीली का काम तमाम कर देते हैं। अब यहां से उसने प्लानिंग शुरू की। ये जो पूरी कहानी उसने बताई, अब मारने का चक्कर यह था कि शाकरे खलीली की बेटियां जो हैं वो पहले ही नाराज थीं इस शादी के खिलाफ। अब वो मारेगा तो पहला शक उसी के ऊपर आएगा। तो उसने कहा कि कुछ ऐसा प्लान किया जाए जिससे कि मेरे ऊपर शक ना हो और काम भी हो जाए। फिर उसने एक साजिश रची कि ऐसी चीज़ हो कि शाकरा खलीली दुनिया के सामने कभी आए ही नहीं और उसकी मौत जो है हमेशा एक राज बनी रहे और पुलिस उसका कुछ ना बिगाड़ सके। तो ऐसी कौन सी तरकीब हो सकती है। फिर उसने तरकीब सोची और दिन चुना शाकरे खलीली का कत्ल करने के लिए। 28 अप्रैल 1991 मई से शाकरे खलीली गायब थी। जब सबा खलीली ने बात नहीं की थी तो उस दिन पता चला कि कत्ल किस दिन हुआ था। तो 28 अप्रैल 1991 की बात थी। स्वामी श्रद्धानंद ने यही तारीख चुनी थी शाकरे खलीली की मौत के लिए। उसने अपने प्लान के तहत सबसे पहले क्या किया कि घर के जितने नौकर थे उनको छुट्टी दे दी और शाम से घर में कोई नहीं। इसके बाद उसने शाकरे खलीली के लिए खुद चाय बनाई। बस उस चाय में बेहोशी की दवा मिला दी। शाकरे खलीली ने चाय पी, बेहोश हो गई। जैसे ही बेहोश होती है वो उसको एक गद्दे में लपेटता है और उस गद्दे को जो इसने ताबूत मंगाया था एंटिक वैल्यू मूर्ति रखने के लिए, वो ताबूत उसी दिन 29 तारीख को डिलीवरी हुई थी दिन में। उसके बाद बेहोश करके गद्दे में लपेट के उस गद्दे को ये उस ताबूत में डालता है शाकरा खलीली समेत। ताबूत का ढक्कन बंद करता है, उसमें ताला लगाता है। कोई गला नहीं दबाता, कोई कत्ल नहीं करता, सिर्फ बेहोश करके। मतलब उसने जिंदा ताबूत में उसको बंद कर दिया था। उसके बाद ताबूत में ताला लगाने के बाद इसने उसी दिन जो नौकरों को छुट्टी दी थी एक काम और कराया था। 28 तारीख को इसने अपने घर में बोला था, 28 अप्रैल को, कि घर के बीच में हमें जो है वो पानी का एक टैंक बनाना है। तो उसके लिए उसने अपने घर का जो पूरा एक आंगन जैसा एरिया था खुला, तो उस टैंक के लिए उसने गड्ढा खुदवाया था। 28 अप्रैल को मर्डर करता है और 27 अप्रैल को वो एक गड्ढा खुदवाता है जब शाकरा खलीली जिंदा थी। शाकरा खलीली की नज़रों के सामने वो गड्ढा खुदता। वो गड्ढा दरअसल उसकी अपनी कब्र थी जो शाकरा खलीली को पता नहीं थी, और शायद शाकरा खलीली ऐसी पहली होंगी जिन्होंने अपना कब्र खुदते हुए खुद देखा, पर उन्हें मालूम नहीं। उन्हें यह था कि ये पानी के टैंक के लिए खुदवा रहा है। उसका खुदवाने के बाद मजदूर को भेज दिया, शाम को 28 तारीख को नौकर को भेज दिया। अब ये ताबूत को बंद करने के बाद फिर रात को उस ताबूत को खींच के आंगन में लाता है और उस गड्ढे में डालता है। उस गड्ढे में डालने के बाद वो सारी मिट्टी जो चारों तरफ खुदाई से निकली थी उसको वापस उससे भर देता है और वो गड्ढा बराबर कर देता है। उसका ये आराम से उस रात सोता है। अगले दिन सारे नौकर आते हैं। फिर ये उसने मिस्त्री को पहले ही बोल रखा था कि तुम्हें आना है। 2 अलग अलग तरह के, एक गड्ढा खोदने वाला था, एक उसने बोला था पानी का टैंक जो लगाएगा वो अलग कारीगर और मजदूर आएंगे, और एक आएगा जो मार्बल का फ्लोर लगाएगा।
तो मट्टी बराबर थी, उसने उसके बाद नौकर को बुलाया, उसने कहा ये बाकी लोग अपना काम कर गए, अब इसको बराबर कर दो। तो फ्लोरिंग होना है, इटालियन मार्बल, बेहतरीन टाइल्स, उसने उस पूरे आंगन में उस जिसके अंदर कब्र थी उसके ऊपर इसने बिछवा दिया। बिछवाने के बाद मार्बल के टाइल्स लगे और फिर वो बराबर हो गया, बेहद खूबसूरत। उसके बाद उसने उसी के एक कोने में एक बार बनाया, टेबल कुर्सी जो जनरली आप बार में देखते हैं उसी आंगन के। और फिर उसने नेक्स्ट डे ही जब ये फ्लोरिंग का काम पूरा हो गया, उसने पहली पार्टी दी, अपने दोस्तों को बुलाया और सब दारू पीने के बाद, शराब पीने के बाद वहीं उस फ्लोर पे म्यूज़िक के साथ डांस कर रहे थे और नीचे शाकरा खलीली जिंदा दफन थी। उसके बाद ये सिलसिला 3 साल चला, 91 से लेके 94 तक, जब तक कि ये खुला नहीं ये मामला। 94 तक लगभग हफ्ते में 3-4 दिन वहाँ पार्टी होती, लोग आते, उसी फ्लोर पे डांस करते, स्वामी श्रद्धानंद खुद डांस करता और इस तरह से ये चलता रहा। लेकिन उस शराब के नशे में उस नौकर ने जो बता दिया उसकी वजह से ये भेद खुला। अब जब इसको गिरफ्तार करके पूछताछ के इसने अपनी सारी चीज़ें मान ली। जब मान ली तो फिर पुलिस ने बुलाया, खुदाई का काम शुरू हुआ उसी फ्लोर से जहाँ पे इसने दफनाया था। अब उसको बताया गया कि कहाँ पे है, तो इसने बाकायदा फिर बताया कि ये इलाका है जहाँ पे ये ताबूत दफन है। अब पुलिस की मौजूदगी में उसकी खुदाई होती है और पूरी खुदाई की कैमरे में लाइव रिकॉर्डिंग होती है। उसी की झलक मैंने आपको अभी टीजर में दिखाई है। ये बाकायदा खुदाई होते हुए, ताबूत बाहर आते हुए, ये सब इन कैमरा है, रिकॉर्डेड है। खुदाई होने के बाद एकदम वो खड़ा हुआ है स्वामी श्रद्धानंद। उसके बाद अचानक नीचे से ताबूत दिखता है, ताबूत को बाहर निकाला जाता है। ताबूत के अंदर सिर्फ एक कंकाल था, क्योंकि 3 साल पुराना मामला था। अब ये शाकिरा खलीली हैं कि नहीं ये कैसा पता चले, तो अंगूठी और हाथों में चूड़ियाँ थी, सोने की और डायमंड की। उससे घर वालों ने, सबा ने, इन लोगों ने पहचाना कि ये मेरी माँ है, ये शाकिरा खलीली हैं, क्योंकि ये उन्हीं की अंगूठी, ये उन्हीं के है। लेकिन सिर्फ अंगूठी और उससे नहीं हो सकता था, इसलिए फिर उसका DNA कराया गया और उस DNA से ये साबित हो गया कि ये शाकिरा खलीली है। ये रहा अलग पार्ट। अब इसके बाद जब पुलिस और फॉरेंसिक की टीम ने जब ताबूत की छानबीन की, ताबूत को जब चेक करना शुरू किया, तो उस ताबूत के अंदर ऊपर की तरफ और दाएं और बाएं, जैसे मान लीजिए मैं ताबूत में लेटा हूं तो मेरा ये ऊपर है और ये इधर और इधर, बाहर से वो लॉक है। नाखून के सैकड़ों निशान थे और शाकिरा खलीली के नेल्स भी बड़े थे। आमतौर पे महिलाएं जो हैं वो रखती हैं। सैकड़ों निशान दाएं बाएं ऊपर। तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने जब उसकी जांच की तो उसने बताया कि ये निशान इसलिए थे कि जब उसको बेहोश करके ताबूत में बंद कर दिया गया था, उसके बाद शाकिरा खलीली को होश आ गया। होश आ गया तो वो अंदर उसका दम घुट रहा था, दम घुट रहा था, तो वो बाहर निकलने के लिए छटपटा रही थी और छटपटाहट में वो लगातार उसको खोलने के लिए हाथ पैर चला रही थी। जब उससे नहीं खुल पाया तो वो नाखून से खुरच खुरच के उस ताबूत की लकड़ी को, मतलब कि नाखून से वो लकड़ी खुरच जाए पूरी तरह से और वो बाहर आ जाए, क्योंकि दम घुट रहा है अंदर। तो वो सैकड़ों निशान नाखून के थे जिससे ताबूत को खुरच के बाहर निकलने की एक नाकाम कोशिश की गई थी। और तब पता चला कि उसे जिंदा ताबूत में दफन किया गया था। जब उसको गड्ढे में भी डाला गया तब तक वो जिंदा थी। उसके बाद उसकी फिर दम घुटने से मौत हो गई। अब इसके बाद जब ये सारा मामला आता है सामने और जब एक जिंदा एक शहजादी दीवान की बेटी उसके साथ ही है, तो फिर पूरे बेंगलोर में, बाकी जगह देश में ये सुर्खियां बनती है खबर की, कोई ऐसा भी हो सकता है। और ये जो हम आजकल के देख रहे हैं बाबाओं, एक से एक बाबा के किस्से आप देख रहे हैं, मुझे लगता है कि ये हिंदुस्तान का पहला बाबा था स्वामी श्रद्धानंद जिसने इस तरीके की क्रूर हरकत की थी। और उसके बाद ये सिलसिला चला, लेकिन फिर उसमें लोगों का गुस्सा भी भड़का कि कोई किसी को ऐसी मौत कैसे दे सकता। और मौत तो मौत, मतलब आपकी बीवी थी वो, आपने उससे शादी की, आपने उसको जिंदा ताबूत में दफन किया, दफन करने के बाद आप उसी घर में रहते हो और आप उसकी कब्र के ऊपर आप हर शाम पार्टी करते हो, आपके पैर थिरकते हैं, आप नाचते हो, आप गाते हो
मतलब आप इंसान हो, ये कैसे हो सकता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जब कहानियाँ आई तो बहुत सुर्खियों में आई। फिर कोर्ट कवरिंग के लिए मैं इसके बेंगलोर गया और मैं एक बार स्वामी श्रद्धानंद को मैंने पास से देखा। बातचीत करने का मौका नहीं मिला क्योंकि पुलिस प्रोटेक्शन में था और बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन वो बहुत ही मोटा सा था और उसके चेहरे से कोई वो नहीं आ रहा था कि उसको कोई मलाल हो, कोई अफसोस हो उसके किए का। उसके बाद ये मामला चलता रहा। 30 अप्रैल 1994 को ये गिरफ्तार हुआ था और 11 साल के बाद बेंगलोर सेशन कोर्ट ने इसका मुकदमा चला। 11 साल तक, 11 साल के बाद, और इसमें पूरे में करीब 150 लोगों की गवाहियाँ हुई। फिर 21 मई 2005 को बेंगलोर सेशन कोर्ट ने स्वामी श्रद्धानंद को फांसी की सज़ा सुनाई और ये कहते हुए कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, क्योंकि आप कोई पति अपनी पत्नी को जिंदा ताबूत में दफन कर दे और उसके बाद इतनी गैर इंसानी हरकत की उसकी कब्र के ऊपर वो डांस करता रहे और फ्लोर बनाए, टाइल्स महंगा लगाए, तो ये आदमी जीने के लायक नहीं है। तो इसलिए सेशन कोर्ट ने उसको फांसी की सज़ा सुना दी। फिर ये मामला हाई कोर्ट में गया। उसने स्वामी श्रद्धानंद ने इसको चैलेंज किया, लेकिन 2005 में हाई कोर्ट ने भी इसकी सज़ाए मौत को बरकरार रखी। अब दो तरफ से उम्मीद ख़त्म हो गई थी, लगा सुप्रीम कोर्ट भी फांसी देगी। लेकिन फिर 2008 में इसकी सुनवाई फिर बहुत तेज़ी से हुई थी। 2005 में सेशन कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई, 2005 में हाई कोर्ट का आया था, उसका 2008 में सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में नहीं आता है, इसलिए उसकी फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया जाए। हालांकि इस पे जो दूसरे पक्ष के वकील थे उन्होंने आपत्ति भी जताई, लेकिन वो सुनी नहीं गई और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के कहने पे उम्र कैद की सज़ा, मतलब दो अदालतों ने, निचली अदालत और हाई कोर्ट ने फांसी की सज़ा दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया। और ये बात है 2008 की, ये अभी चल रहा है 2018, 10 साल हो गए। पिछले 10 साल से स्वामी श्रद्धानंद जो है वो कर्नाटक के बेलगाम जेल में बंद है। बेलगाम है एक वहाँ पे जगह, तो उसके सेंट्रल जेल में बंद है। 1994 में जब वो पकड़ा गया था, तब जब उसने शादी की थी तब उसकी उम्र 50 साल थी। 1994 में जब वो पकड़ा गया तो 54 साल थी, और 94 में 54, अब 2018, मतलब इस वक्त वो करीब 78 साल का है। तो 78 साल हो गए। 78 साल की उम्र में वो अभी जेल में है और उसको ताउम्र कैद की सज़ा हुई है, मतलब जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक जेल में रहेगा। तो हिंदुस्तान के जुर्म के इतिहास की ये वो कहानी थी जिसको बाद में अखबारों ने, टीवी ने, सबने जो नाम दिया था वो था डांसिंग ऑन द ग्रेवयार्ड, मतलब कब्र के ऊपर डांस करना। एक पति जो पूरे 3 साल तक अपनी बीवी की कब्र के ऊपर थिरकता रहा, नाचता रहा, पार्टियां करता रहा, महफिलें सजाता रहा, सोचिए फिर वो कैसा इंसान होगा। तो ये थी शाकिर खलीली नमाजी की कहानी, जिसने एक वक्त में हिंदुस्तान के हर राज्य में, हर अखबार में सुर्खियां बनी थी। जो तो लीजिए एक बार फिर से आज का शम्स आ गया। 4 साल पहले ये कहानी सुनाई थी और इस कहानी को इसलिए हटाना पड़ा था क्योंकि प्राइम वीडियो के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट था कि डॉक्यूमेंट्री बन रही है और इसीलिए किसी भी प्लेटफॉर्म पर ना हो वो। तो आज तक इंडिया टुडे, उस पर भी ये स्टोरी मैंने की थी, चली थी, और फिर क्राइम तक पे कहानी सुनाई, तो हर जगह से मुझे ये हटाना पड़ा। अब चूँकि शर्त पूरी हो गई, डॉक्यूमेंट्री कल रिलीज़ हो रही है, तो अब इस पर कोई बंदिश नहीं, कोई बंधन नहीं, इसीलिए वापस ये कहानी लौट आई है उसी लिस्ट में। और अपनी अपनी राय आप ज़रूर दीजिएगा, ये कहानी आपको कैसी लगी, और ख़ास तौर पर ये कि 4 साल पुराने और 4 साल बाद इनमें क्या फ़र्क आया है कहानी ख़ास तौर पर सुनाने के अंदाज में। तो आपकी राय है उसका इंतज़ार रहेगा। और कल प्राइम वीडियो पर डांसिंग ऑन ग्रेव, शायद दोपहर 12 बजे, हर OTT प्लेटफॉर्म पे जो भी चीज़ रिलीज़ होती है शायद दोपहर 12 बजे होती है, तो शायद 12 बजे कल प्राइम वीडियो पे ये रिलीज़ हो रही है डांसिंग ऑन ग्रेव। देखिए और फिर बताइए, अपनी राय भी दीजिए। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।